आजकल की यंग जनरेशन तो वैसे भी शुगर को अवॉइड ही कर रही है। 25 टू 35 वाले चले जाओ तो वो भी मना कर रहे हैं कि हम शुगर अवॉइड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट फिर भी आज की यूथ में हार्ट डिसीज क्यों बढ़ रही है? Heart disease and heart attacks are increasing in the population below 40 in India. आपने रिसेंटली देखा होगा कि हैदराबाद में बैडमिंटन प्लेयर बैडमिंटन खेलते हुए ही सडनली फेल डाउन। ये क्यों हो रहा है? इसके आई थिंक 2-3 रीजंस हैं। तो आप ऐसी चीज बताओ कि लाइफस्टाइल मिस्टेक्स क्या करते लोग जिससे हार्ट डिसीज बढ़ जाता है? सबसे अहम तो मैं बोलूँगा कि है एक्सरसाइज, दूसरी चीज़ है न्यूट्रिशन डाइट, तीसरी चीज़ है लाइफस्टाइल स्ट्रेस। मानव सर चेक करें कि आपको पॉडकास्ट में कितना स्ट्रेस है। ज़रूर लाइव अभी तो अभी मैंने डिवाइस पहनी हुई है और देखिए जब मैंने पिछली बार मेजर करा था तो मेरा स्ट्रेस लेवल 15% दिखा रहा था। अब मैं आपकी पॉडकास्ट पे हूँ तो 20% पे पहुँच गया। थोड़ा तो आपने स्ट्रेस कर दिया मुझे। मतलब अगर कोई घर जाके किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो वो भी बच जाएगा कि मान लो अगर कोई ऐसा इवेंट ट्रिगर होने वाला है तो उसको बचाया जा सकता है। बिल्कुल, उसको बचाया जा सकता। डॉक्टर मानव भूषण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम में। सर कैसे हैं सर आप? थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप भी ठीक हैं। बहुत बढ़िया सर। कैसे चल रही लाइफ? चल रहे बिजनेस चलाना, स्पेशली हार्डवेयर बिजनेस इन द मेडिकल फील्ड मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है, लेकिन चल रहे। वी आर फॉर्चुनेट इन द फैक्ट दैट वी हैव अ ग्रेट टीम, वी हैव अ ग्रेट प्रोडक्ट। तो चल रहा है। उम्मीद है कि अभी हमें काफ़ी और सफ़र तय करना है। बट कुछ भी कर ले सर, बिजनेस बिजनेस तो मतलब चाहे हार्डवेयर में चलाओ, चाहे सॉफ्टवेयर में चलाओ, चाहे किराने की दुकान चलाओ, चाहे समोसे की दुकान बनाओ, टफ तो है। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। तो आपने बिजनेस करने की क्यों ठानी सर? मतलब आप बिजनेस फैमिली से आते हैं? नहीं, नहीं, मैं एक्चुअली एक वकीलों की फैमिली से आता हूँ। ये तो गजब हो गया। किसी ने बिज़नेस नहीं करा। पर नहीं, आई थिंक आई मीन मैं बहुत फॉर्च्यूनेट था दैट हम लोग अच्छे स्कूल में गए, उसकी वजह से अच्छे कॉलेज में गए, तो आई वाज़ सराउंडेड बाय पीपल हू वर इंस्पायरिंग, हू वर डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ ग्रेट वर्क इन डिफरेंट फील्ड्स। तो उन सबको देखते हुए मेरा शुरू से इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स में। तो स्कूल के बाद मेरा एम था टू डू ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स। तो स्कूल के बाद आई डिड बीएससी ऑनर्स इन मैथ्स इन सेंट स्टीवंस कॉलेज। वहाँ से मेरे जो दोस्त थे वो सब मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो मैंने भी मास्टर्स के लिए अप्लाई करा। तो मैंने मास्टर्स करा इन मैथ्स एंड थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस इन ऑक्सफोर्ड। और वहाँ पे इत्तेफाक से मैं कुछ लोगों के साथ क्रिकेट खेलता था। उन्होंने मुझे बताया कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी थी, अ, अ, जहाँ वो पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे थे। तो लक से मुझे वो मिल गई और फिर मैंने पीएचडी करा इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इन ऑक्सफोर्ड। एंड वहाँ पे जो ग्रुप था वो बहुत स्मार्ट, बहुत हार्ड वर्किंग लोग थे, वेरी इंस्पायरिंग। Many of them had started companies or were starting companies. तो उनको देख के, उनको ऑब्जर्व करके फिर मुझे भी वो इच्छा हुई कि मैं भी कुछ स्टार्टअप फील्ड में इन मेडटेक ऐसा कुछ ट्राई करना चाहता हूँ। तो वो बात मेरे जहन में आई थिंक पीएचडी के दौरान आई। पर उसके बाद मैं इंडिया आना चाहता था, मैं बाहर नहीं रहना चाहता था। वो मेरे माइंड में बहुत क्लियर था कि लॉन्ग टर्म मैं इंडिया में रहना चाहता था। So I never looked for a job in the US or the UK. I came back to India and first I took up a teaching job in Ashoka University. तब अशोका यूनिवर्सिटी बस शुरू ही हो रहा था, उनका फर्स्ट अंडर ग्रेजुएट बैच था। तो मैं मैथ्स और एक पेपर कंप्यूटर साइंस में पढ़ा रहा था। और जो अशोका यूनिवर्सिटी का तब माहौल था वो भी स्टार्टअप जैसा ही था। उसमें मुश्किल से 20 टीचर्स थे और नए नए इशूज़ आते थे, नई नई प्रॉब्लम्स आती थी जो नए इंस्टीट्यूशन में आती हैं। तो माहौल काफ़ी स्टार्टअप जैसा था। और उसी दौरान मैं अपने को-फाउंडर से मिला, डॉक्टर संदीप सिब्बल, जो कि पीएचडी थे इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ही वाज़ 20 इयर्स सीनियर टू मी एंड वी डिसाइडेड दैट वी शुड ट्राई समथिंग इन दिस स्पेस ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। एंड
क्योंकि वो मेरा पीएचडी का विषय था, तो उसमें मुझे पहले से ही दिलचस्पी थी। तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। तो मेरी फैमिली तो इस लाइन में कभी नहीं आई, पर उन्होंने मुझे पूरी तरह सपोर्ट करा और हमने इशू ऐसा उठाया जो कि इट वाज बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, आपकी हार्ट हेल्थ। वो इशू ऐसा था कि मेरी फैमिली में आधे से ज़्यादा लोगों को कोई ना कोई हार्ट डिजीज़ है और इसीलिए भी मैं इस चीज़ में बहुत इंटरेस्टेड था कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिससे मेरे आसपास के लोगों को भी कुछ मदद हो। और इंडिया की जो 140 करोड़ की आबादी है, उसमें तो उसमें भी ऑलमोस्ट आधे लोगों को कोई ना कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है। तो हमें लगा कि दिस कैन बी समथिंग दैट कैन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, और उस लिहाज से भी मेरी फैमिली ने मुझे पूरी तरह सपोर्ट करा। तो मतलब आपने मतलब जो हार्ट हेल्थ पे फोकस करने का इसलिए लिया जिम्मेदारी क्योंकि आपकी फैमिली में भी थी, तो आपको लगा कि चलो मैं अगर मेरी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो पूरे इंडिया की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। हाँ, और मुझे पता था कि मेरी फैमिली इज़ क्वाइट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी एवरेज फैमिली इन इंडिया। मिठाई खाते हैं, एक्सरसाइज़ नहीं करते, तो हार्ट डिज़ीज़ तो पूरी तरह फैली हुई है और बढ़ने वाली है। मतलब ऐसा नहीं है कि कम हो रही है, बढ़ रही है इंडिया में। क्योंकि ये भी हो रहा है कि आई थिंक जो लोअर इनकम ग्रुप था, एज़ इट्स मूविंग अप, अ, तो जैसे-जैसे लोगों को एक्सेस मिल रहा है, पैसे या इनकम अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, वो लोग और प्रोसेस्ड फूड और स्वीट्स, इन चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं। तो इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज़ इज़ एक्चुअली इंक्रीजिंग इन इंडिया एंड ग्लोबली। इट इज़ ऑलरेडी द नंबर 1 कॉज़ ऑफ डेथ अक्रॉस द वर्ल्ड, इन बोथ द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड। डेवलपिंग वर्ल्ड में उसका बर्डन और तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि और लोग प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, और लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं। आप देखिए कितनी मिठाइयों की दुकान खुलती जा रही हैं, छोटे-छोटे शहरों में भी। तो हार्ट डिज़ीज़ का बर्डन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये प्रॉब्लम घटने से पहले बढ़ेगी। चलो एक चीज़ तो आपसे आपने छोटी सी लाइन बोली 2-4 मिनट के लिए आपकी कहानी बताई, तो उससे एक चीज़ तो साबित हो गई है सर आज कि सराउंडिंग मैटर्स। बिल्कुल। कि आपने बोला कि आप वकीलों की फैमिली से आते हो, पर आप जिस जगह से पढ़े, जिन लोगों के माहौल के बीच में रहे, तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप में आने का जज़्बा वहाँ से आया। तो दैट इज़ प्रूवन टुडे। अच्छा दूसरी चीज़, आपने बोला मिठाइयों की दुकान बहुत बढ़ रही है। तो एक बात बताइए कि ऐसा कोई डेटा प्रूवन है कि मिठाई खाने से ही हार्ट डिसीज़ बढ़ती है? जिस वज़ह से आपने अभी बताया कि मिठाई की दुकानें बढ़ रही है तो हार्ट डिसीज़ बढ़ जाएगी। नहीं, उसपे तो बहुत डेटा है कि फैट एंड लीड्स टू हायर कोलेस्ट्रॉल, हाई शुगर लीड्स टू ऑल काइंड्स ऑफ इश्यूज़, डायबिटीज़। डायबिटीज़ इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिज़ीज़। तो इस चीज़ पे कि हाई फैट फूड एंड हाई शुगर कंटेंट लीड्स टू हार्ट डिज़ीज़ इन मल्टीपल वेज़ इज़ वेरी वेल प्रूवन। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर कोई अपने आप को तसल्ली देना चाहता है कि मिठाई में कोई खराबी नहीं है, तो मुझे अफ़सोस है कि वो इसी तसल्ली ना दें अपने तसल्ली आप भी को, दे सकते हैं। नहीं दे सकते। ठीक है सर। अच्छा ये 4th फ्रंटियर राइट? ये क्यों नाम रखा आपने 4th फिर फ्रंटियर? जो 3 ट्रेडिशनल फ्रंटियर्स हैं अ, 19वीं सदी में, 20वीं सदी में, वो थे लैंड, सी एंड एयर। मतलब भूमि, वायु, जल। इसीलिए 3 सेनाएँ होती हैं हर कंट्री की वगैरह। तो हमारे लिए द 4th फ्रंटियर इज़ द ह्यूमन बॉडी। एंड 21वीं सदी में हमें लगता है कि पूरी वर्ल्ड का फोकस हेल्थ और ह्यूमन बॉडी होना चाहिए, क्योंकि हम स्पेस तक जा चुके हैं, हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना चुके हैं एज अ ह्यूमन रेस, हम कई चीज़ों में एडवांस कर चुके हैं, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज स्टिल क्वाइट नेसेंट, या काफ़ी शुरुआत की स्टेजेस में है। बहुत सारी चीज़ें हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में जो हम अभी तक नहीं ठीक से समझते। अ, और ह्यूमन बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और ख़ासकर हार्ट और ब्रेन, ये दोनों बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स हैं। और हमें लगता है कि पहली बात तो हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी होगी, और जो ऑलरेडी मालूम है हुँ। उसके बेसिस पे अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, ताकि वी ऑल लिव अ लॉन्गर एंड हेल्थियर लाइफ। तो कंपनी का नाम है फोर्थ फ्रंटियर बिकॉज़ वी आर लुकिंग इनटू द ह्यूमन बॉडी, बट हमारी कंपनी का मिशन
is to help people live a longer and healthier life. That's our one line mission. करेक्ट सर, ये बात तो समझ में आती है। जैसे अपन मिठाइयों की बात करते हैं कि आपने बोला कि नहीं खानी चाहिए, तो आजकल की यंग जनरेशन तो वैसे भी शुगर को अवॉइड ही कर रही है। मतलब देखा जाता है, जैसे मेरी भी डॉटर है तो बोलती पापा मेरे को तो मीठा नहीं खाना है, पता नहीं क्यों, 10 साल की है। मैंने कहा यार हम तो खूब खाते थे, तू भी खा ले, तो वो तो मना कर रही है। तो ऐसे उसके फ्रेंड सर्कल है, सब लोग हैं, तो सब बच्चे आजकल की मना कर रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। और जो थोड़ी सी यंगर जनरेशन, आप 25 to 35 वाले चले जाओ, तो वो भी मना कर रहे हैं कि हम शुगर अवॉइड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बट फिर भी आज की यूथ में हार्ट डिसीज क्यों बढ़ रही है? कोई एग्जाम्पल है ऐसा आपके पास, आप शेयर करना चाहते हो, या कोई स्टोरी है जो शेयर करना चाहते हो? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। और आई थिंक आपने रिसेंटली देखा होगा कि एक हैदराबाद में बैडमिंटन प्लेयर बैडमिंटन खेलते हुए ही सडनली फेल डाउन। और ऐसे बहुत सारे स्टोरीज आई हैं सामने। पुनीत राजकुमार जो ट्रेडमिल पे थे, तो इस पे बहुत सारी स्टडीज हैं दैट हार्ट डिजीज एंड हार्ट अटैक्स आर इंक्रीजिंग इन द पॉपुलेशन बिलो 40 in India. हम्म। And almost half of the heart attacks for last year, the last 2 years, were documented to be for people under the age of 40. तो ये क्यों हो रहा है, इसके आई थिंक 2-3 रीजंस हैं। इस पे अभी रिसेंटली जयदेवा हॉस्पिटल में भी एक स्टडी हुई थी, अ, जहाँ पे उन्होंने पाया कि एक पर्टिकुलर फैट का टाइप है जो कि इंक्रीज हो रहा है यंगर जनरेशन में। और हमें लगता है हमारे, क्योंकि हमारे भी अब करीब 20-25 हज़ार यूज़र्स हैं हमारी डिवाइस के, जो कि एक ईसीजी वेरेबल डिवाइस है, जो आपका ईसीजी रिकॉर्ड करती है जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो उस डेटा के मुताबिक हमें ये हमारा ये एनालिसिस है कि बहुत सारे लोगों को अरिदमियाज़ हैं। अरिदमियाज़ आर रिदम अबनॉर्मैलिटीज़। जो आपका नॉर्मल ईसीजी होता है, अगर उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल अबनॉर्मैलिटी है, तो उसको हम अरिदमिया बोलते हैं। तो बहुत सारे लोगों को अरिदमियाज़ हैं जिनका उनको मालूम नहीं है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एट्रियल फिब्रिलेशन और ब्रैडीकार्डिया, दीज आर वेल नोन अरिथमियाज, राइट? बट देयर इज आल्सो अनदर काइंड ऑफ अरिथमिया कॉल्ड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जिसमें कि आपका हार्ट रेट सडनली बहुत तेज हो जाता है और जो रिदम होती है वो भी अब नॉर्मल हो जाती है। अगर वो मैं आपको एग्जांपल दिखा सकता ठीक है। पर अगर आप लिटरेचर में देखें, अगर आप गूगल सर्च करें या चैट जीपीटी पे सर्च करें कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन व्हिच हैज वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, तो जो ऑनलाइन स्टडीज हैं वो बताती हैं कि 0.05% और 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन इज सस्पेक्टेड टू हैव वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। बट हमारे डेटा के मुताबिक is more than 2.5% of the population actually has ventricular tachycardia, which means 25 to 50 times of what is reported in literature. And the reason for that is कि ventricular tachycardia एक ऐसा अरिथमिया है जो कि सिर्फ एक्सरसाइज के दौरान होता है। तो ये जो पब्लिश डेटा है ऑनलाइन, वो स्टडीज जो हैं वो सब हॉस्पिटल्स में हुई हैं। जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है और उनको 12 स्टिकर लगा के 1 मिनट का ईसीजी लिया जाता है। अब मान लीजिए मुझे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, जब मैं भागता हूँ या टेनिस खेलता हूँ तब मुझे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया असल में हो रहा है। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल जाऊँगा अगले दिन और मैं आराम से बैठा हूँ और मुझे कोई ईसीजी करता है 1 मिनट के लिए, उसमें वो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया नहीं नज़र आने वाला। तो डॉक्टर को लगेगा कि मुझे कोई वेंट्रिकुलर कोई इश्यू नहीं है, मेरा ईसीजी नॉर्मल था, वो टिक मार्क करके वापस भेज देगा। लेकिन असल में मुझे एक बहुत सीरियस इश्यू है जिसके बारे में मैं जानता नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में। मेरा हाइपोथेसिस ये है, अब मैं इसको प्रूव नहीं कर सकता क्योंकि ये लोग ऑब्वियसली इन पे हम टेस्ट नहीं कर सकते। बट ये जो बैडमिंटन प्लेयर था हैदराबाद में, या पुनीत राजकुमार, या कई ऐसे लोग। रिसेंटली अभी, मतलब 2 दिन पहले शायद, वो फेमस इन्फ्लुएंसर है जो ट्रैवल करते हैं, अच्छा, ही ऑल्सो गॉट हार्ट अटैक एग्जैक्टली। 2 दिन पहले। आई मीन सो इतना तो क्लियर है कि इन लोगों को कोई अनडायग्नोज्ड इशू था, क्योंकि हार्ट अटैक जो है 95% केसेस में ऐसा नहीं है कि आपको कुछ कुछ भी इशू ना हो, आप परफेक्टली हेल्दी हो और आपको एकदम से हार्ट अटैक हो जाए, राइट? एंड 95% केसेस कुछ ना कुछ पहले से इशू था, या तो उसका कोलेस्ट्रॉल हाई था, या उसकी कोई ब्लॉकेज थी, या फिर उसको कोई लाइफ थ्रेटनिंग अरिदमिया था जो कि अभी तक पकड़ा नहीं गया। और अनफॉर्चुनेटली जो फर्स्ट टाइम उसका सिम्टम हुआ वो हार्ट अटैक हो गया, राइट? तो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों को
लाइफ थ्रेटनिंग अरिदमियाज हैं लाइक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जो कि हॉस्पिटल में पकड़े नहीं गए या फिर उनको कभी मतलब वो कभी डायग्नोज नहीं हुए। इनफैक्ट मेरा एक क्लोज फ्रेंड था जो कि मैं जिसके साथ मैं स्क्वॉश खेलता था प्रेस्टीज क्यू गार्डन्स येमलूर में। बहुत अच्छा स्क्वॉश प्लेयर था और उसने मेरे सामने अपनी बेटी को कोच करना शुरू करा 2020 में। 2022 तक उसकी बेटी टॉप 10 में आ गई थी अंडर 15। अभी भी वो खेल रही है, मतलब आई थिंक शी इज इंडिया नंबर 1 टॉप अंडर 50। ये जो बंदा था, ये हमारे एक और दोस्त के साथ स्क्वॉश खेल रहा था एक दिन, और उसे कुछ अनईजीनेस फील हुई, स्वेटिंग हो रही थी, थोड़ा सा फेंट फीलिंग हो रही थी। तो उसने अपनी सॉर्ट ऑफ अपनी फीलिंग के हिसाब से बोला कि चलो मैं थोड़ा सा घूम के आता हूँ। वो वॉक करने गया, उसे हार्ट अटैक हो गया एंड ही डाइड। नाउ ही वाज अ वेरी फिट पर्सन अदरवाइज, सो ही प्रोबेबली थॉट कि यार मुझे क्या होगा। उसने पिछले 7 साल से कोई चेकअप नहीं कराया था। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बाहर से अगर आप उनको आउटपुट से मेजर करें कि ये बंदा कितनी तेज भाग सकता है या कितना अच्छा खेल सकता है, उन मेट्रिक से दे आर वेरी फिट, but actually something is going on in their bodies which they're unaware of. Those things can be high cholesterol or a heart blockage, number one. Number two, it can be a life-threatening arrhythmia, which they're unaware of. And I think the actual incidence of life-threatening arrhythmias is 25 to 50 times of what is reported in literature, right? Number two. Number three, this is a AIM study which was published in 2024 that 25% of adults that they tested had an what is called a silent heart attack. तो कई लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है और उनको पता भी नहीं चलता, राइट? रफली 40% ऑफ हार्ट अटैक्स आर फेटल, बट देयर आर 60% हार्ट अटैक्स जहाँ या तो आपको पता चलता है आप बच जाते हो विद एन एंजियोप्लास्टी और बाईपास और समथिंग, या फिर आपको पता ही नहीं चलता, आपको लगा कि थोड़ा कुछ डिस्कम्फर्ट हुआ था, चलो अभी चला गया, मैं ठीक हूँ। तो अगर हम 10,000 लोगों को टेस्ट करें एम्स के हिसाब से, दे फाउंड कि 25% had a silent heart attack and were unaware of it. That is also something that can be caught in an ECG. अगर आप ECG कराएं तो एक पर्टिकुलर चेंज आता है which shows that this person probably has had a silent heart attack which they were unaware of. तो साइलेंट हार्ट अटैक से क्या होता है कि वो कोई ट्रीटमेंट नहीं कराते अपना, बिकॉज उनको पता ही नहीं कि हार्ट अटैक हुआ है। अगर उनको पता होता तो उसके लिए मेडिसिन हैं या ट्रीटमेंट है जो आप करा सकते हैं टू प्रिवेंट द सेकेंड हार्ट अटैक। बट अगर आपका एक हार्ट हार्ट अटैक हो गया और आपने उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो द लाइकलीहुड ऑफ यू हैविंग अ सेकेंड हार्ट अटैक विच इज़ फेटल गोज अप एक्सपोनेंशियली। तो मुझे लगता है ये जो बहुत सारे यंग लोग खासकर एक्सरसाइज के टाइम पे जिनकी डेथ हो रही है, दैट्स द अदर इंटरेस्टिंग थिंग कि जो हम एटलीस्ट जो मैं न्यूज़ रिपोर्ट्स वगैरह देखता हूँ, जो आपने अभी इन्फ्लुएंसर का भी जिक्र करा, ये सब लोग एक्सरसाइज के दौरान इनको हार्ट अटैक हो रहा है। क्यों? राइट? बिकॉज उनका कुछ अंडरलाइंग इशू है, खासकर इफ इट इज अ एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एरिथमिया, तो वो एक्सरसाइज के दौरान ही हो रहा है उनको इशू, और तभी उनको बहुत हाई रिस्क है कि दे कैन हैव अ सडन कार्डियक डेथ और अ हार्ट अटैक। करेक्ट, मतलब आफ्टर 40 जा रहे हैं लोग बाग जिम, मतलब आजकल देखते हैं अपार्टमेंट में से, उनको लगता है कि यार हम जिम चले जाएंगे तो हम एकदम वापस तरोताज़ा हो जाएंगे और बॉडी वॉडी बन जाएगी हमारी। तो जो आफ्टर 40 वाले ज़्यादा जा रहे हैं तो उन्हीं के वीडियो सबसे ज़्यादा आते हैं। तो एकदम से वो डाई हो गए हैं, मतलब डेथ हो गई उनकी ट्रेडमिल पे दौड़ते दौड़ते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हो यहाँ पे कि मान ये सब जो बैकग्राउंड में जो चल रहा है अंदर हार्ट के अंदर, कुछ पता नहीं चल रहा, जैसे आपने जैसे ट्रेडमिल पे दौड़ लिए, फिर आप कभी बाद में डॉक्टर के पास गए तब वो पकड़ में नहीं आएगा, बट आपका जो डिवाइस है वो आप कह रहे हो वो पहले ही मॉनिटर करके आपको बता देगा और आपको सेव कर लेगा। यस, मतलब मैं ऐसा कहूँगा कि करीब 70-80% केसेस में हमारी डिवाइस या जनरली ईसीजी मॉनिटरिंग, राइट, can give you early warning signs of heart attacks. We can detect these life threatening arrhythmias and we can guide the person towards a safer, better lifestyle. अभी तो कोई स्टोरी है कि मतलब अभी आपने 25,000 अभी अगर सेल किए हैं तो कोई स्टोरी अभी राइट नाउ हुई है आपके साथ इस मिडिल? कम से कम 200 ऐसी स्टोरीज हैं जहाँ पे पेशेंट्स, मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा। 64, अभी रीसेंट एग्जांपल, एक 64 साल का साइकिलिस्ट इटली में, अ, उन्होंने हॉस्पिटल में ईसीजी टेस्ट कराया, घर पे होल्टर टेस्ट कराया, सब नॉर्मल था।
पर वो जब साइकिल करते थे उनको कभी-कभी सडन फटीग होता था कि सडनली ऐसा लग रहा है कि मैं जान नहीं लगा पा रहा। और वो एक टाइम पे प्रोफेशनल साइक्लिस्ट थे, तो अभी भी वो वीकेंड्स पे 4-5 घंटा साइकिल करते हैं। पर उनका कोई डायग्नोज़ इश्यू नहीं था। तो उन्होंने हमारी डिवाइस खरीदी अमेज़न से, और फिर वो पिछले 6 या 8 महीने से यूज़ कर रहे हैं। अभी 2 हफ्ते पहले वो साइकिल कर रहे थे अपहिल, और वो जब अपहिल साइकिल कर रहे थे उनको सडनली ये फटीग हुआ। वो थोड़ी देर रुक गए, पानी पिया। बाद में वो हम हमारी डिवाइस पहने थे, इसलिए उन्होंने बाद में जाके अपना डेटा देखा और अपने डॉक्टर को भेजा। उस डेटा में डॉक्टर ने देखा कि एट वन पॉइंट जब वो 160 के हार्ट रेट के ऊपर जा रहे थे, काफ़ी टाइम तक वो 160 के ऊपर थे, तो सडनली एक पॉइंट पे उनका हार्ट रेट शूट्स अप टू 195। नाउ जस्ट हैविंग अ हार्ट रेट ऑफ 195 डजंट मीन दैट देयर इज़ नेसेसरीली एनीथिंग रॉन्ग। कई लोगों का नॉर्मल हार्ट रेट जा सकता है 190, 195, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। बट उससे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि उन्होंने ईसीजी में देखा कि उनका ईसीजी बिल्कुल अबनॉर्मल हो गया था, एंड इट वेंट इनटू समथिंग कॉल्ड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, राइट? एंड व्हेन द डॉक्टर सॉ दिस ही सेड आपका प्रोसीजर करना पड़ेगा। इसको करेक्ट करने के लिए एक अब्लेशन प्रोसीजर होता है, वेयर दे बेसिकली गो इन विद अ स्मॉल वायर एंड दे बर्न अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर हार्ट टिश्यू, ताकि वो अबनॉर्मल रिदम वहाँ से जनरेट ना हो। तो उन्होंने वो अब्लेशन प्रोसीजर करा, अब वो ठीक है। और ऐसे हमारे पास कम से कम सिर्फ ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बीइंग करेक्टेड विद एन अब्लेशन प्रोसीजर, इसी की हमारे पास 100 स्टोरीज़ हैं। इसके बियॉन्ड और 100 स्टोरीज़ हैं ऑफ पीपल हू आर हैविंग हार्ट अटैक्स, इंक्लूडिंग वन पर्सन हू वाज़ एक्चुअली डायग्नोज्ड इन क्लीवलैंड क्लिनिक, बिकॉज़ वी आर सेलिंग आवर डिवाइस इन द यूएस, यूके, यूरोप एंड इंडिया। तो वन जेंटलमैन, अगेन आई थिंक 62 ईयर ओल्ड, अ, उन्होंने अलार्म सेट करा हुआ था, क्योंकि हमारी डिवाइस पे वाइब्रेशन अलर्ट्स भी आप सेट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट कंडीशंस। एक पर्टिकुलर मेट्रिक हम ट्रैक करते हैं कॉल्ड हार्ट स्ट्रेन, व्हिच इज़ द which basically alerts you if your heart is not getting enough oxygen, right? So उनको ये हार्ट स्ट्रेन का अलर्ट आया, और फिर वो हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में उन्होंने 12 लीड ईसीजी करा और ये पाया कि उनको हार्ट अटैक हो रहा था। मतलब हार्ट अटैक के दौरान उनको ये अलर्ट आया, और वो लकीली हॉस्पिटल जल्दी पहुंच गए। फिर उनका बाईपास सर्जरी हुई, अब वो ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरी। तो जैसे अभी एप्पल की भी वॉच है, ठीक है, फिटबिट भी आते हैं, तो ऐसी स्टोरी भी सुनते हैं कि जहाँ पे उन्होंने भी बहुत सारी लोगों की जान बचाई है। मतलब एक आध स्टोरी आई जाती है हर थोड़ा-थोड़ा दिन में। तो फोर्थ फ्रंटियर और एप्पल डिवाइसेज़, फिटबिट, क्या मेजर डिफरेंस है या सेम है? नहीं, नहीं, बहुत बहुत डिफरेंस है। तो 3-4 चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं। अब फिटबिट, आई वुड से कि 2 कैटेगरीज़, जो रिस्ट वॉच, रिस्ट पे आप वेयरेबल्स पहनते हैं, उसमें 2 कैटेगरीज़ हैं। एक है जिसमें कि अ, एक ऑप्टिकल सेंसर होता है, पीपीजी सेंसर, जो आपको ग्रीन लाइट दिखती है इसके पीछे। वो पीपीजी सेंसर से ये डिवाइसेज़ आपका हार्ट रेट डिटेक्ट करती हैं, राइट? हार्ट रेट डिटेक्ट करने के कई मेथड्स हैं, जो आजकल रिंग्स आने लगी हैं या कई और डिवाइसेज़ हैं, वो भी हार्ट रेट डिटेक्ट करती हैं। और उसमें कुछ रेयर इंस्टेंसेस में ऐसा हो सकता है कि आपका हार्ट रेट ही रुक जाए, व्हाट इज़ कॉल्ड लॉस ऑफ पल्स, राइट? तो आपका हार्ट रेट बिल्कुल रुक जाए। मतलब कुछ हार्ट अटैक्स ऐसे होते हैं कि आपका हार्ट बिल्कुल रुक गया, 1 इन अ मिलियन टाइप। उन केसेस में अगर आपने वो डिवाइस पहनी हुई है, जैसे आई हैड मेट द पर्सन हू हैज़ इम्प्लीमेंटेड द लॉस ऑफ पल्स डिटेक्शन इन फिटबिट, राइट? तो उन केसेस में वो अलर्ट कर सकता है और आपकी जान बच सकती है। तो ऐसी कुछ स्टोरीज़ हुई हैं और वो रियल हैं। लेकिन वो 1 इन अ मिलियन टाइप ऑफ केस होता है जहाँ आपका बिल्कुल हार्ट पल्स रुक जाए, राइट? जो ज़्यादातर हार्ट अटैक्स होते हैं, उसमें ऐसा होता है कि आपकी पल्स तो चल रही है। जैसे ये जो मैंने आपको 2 एग्ज़ाम्पल दिए, इन दोनों की पल्स चल रही थी, लेकिन उनको हार्ट अटैक हो गया है, और वो आपको सिर्फ़ हार्ट रेट से नहीं पता चलेगा। वो उनके ईसीजी को एनालाइज़ करके पता चलेगा, राइट? तो ये जो सिर्फ़ ऑप्टिकल सेंसर वाली डिवाइसेज़ हैं, उनमें वो केसेज़ नहीं डिटेक्ट हो सकते, क्योंकि उनका पल्स अभी भी चल रही है, लेकिन उनको हार्ट अटैक हो गया है। तो यहाँ पे नहीं डिटेक्ट हो पाएगा, वो रिस्ट वॉच या रिंग पे नहीं डिटेक्ट हो पाएगा। तो ये हो गया जो फर्स्ट कैटेगरी है। अब एप्पल वॉच और कुछ और डिवाइसेज़ हैं जिन्होंने ईसीजी फंक्शन भी लॉन्च करा है। उसमें एप्पल वॉच का जो ईसीजी फंक्शन है, उसके काम करने के लिए आपको, अगर आप ऐसे घड़ी पहने, दूसरी फिंगर से यू हैव टू होल्ड द क्राउन,
और फिर वो 30 सेकंड का ईसीजी लेगा। और ईसीजी क्या है, राइट? ईसीजी इज एसेंशियली द वोल्टेज फ्रॉम एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ योर बॉडी, राइट? तो अगर आपके 2 इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं, कनेक्टेड हैं, तो आप ईसीजी कई जगह से ले सकते हैं बॉडी में, राइट? तो एप्पल वॉच में क्या हो रहा है, वो एक पॉइंट आपका राइट फिंगर हो गया, दूसरा पॉइंट आपका लेफ्ट रिस्ट का बैक हो गया। इन 2 पॉइंट्स का वो वोल्टेज डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा है, व्हिच इज़ द ईसीजी बीइंग मेजर्ड फ्रॉम द रिस्ट एंड द फिंगर। बट द चैलेंज विद दैट इज़ कि आपको ऐसे स्टिल बैठ के अपना फिंगर वॉच पे रखना पड़ेगा और फिर वो 30 सेकंड का ईसीजी लेगा। तो इट इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ अ स्टिल कैमरा। अब अगर आपको चोर को पकड़ना है, वो कह रहा है कि जब आपको फ़ोटो लेनी हो, मैं फ़ोटो ले लूँगा। इफ़ेक्टिवली वही बोल रहा है कि जब आपको स्टिल फ़ोटो लेनी हो, आप बटन दबा दो, मैं फ़ोटो ले लूँगा। इतना एप्पल वॉच कर सकता है। लेकिन 95% ऑफ द टाइम तो आप ऐसे नहीं बैठे ना। आप ऐसे कितनी बार बैठोगे दिन में? 3, 4, 5 बार आप बैठ जाओगे। तो 95 क्या 99.5% ऑफ द टाइम आपको मॉनिटर नहीं कर रहा। तो अगर आपको स्लीप के दौरान कुछ अरिथमिया हो रहा है या हार्ट अटैक आ जाता है, या एक्सरसाइज के दौरान कुछ अरिथमिया आता है या हार्ट अटैक हो जाता है, वो वॉच नहीं मेजर कर सकती। तो ये इस पे वेल डॉक्यूमेंटेड स्टडीज़ हैं, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि रिस्ट पे जो ईसीजी सिग्नल आ रहा है वो बहुत वीक होता है, क्योंकि आपका हार्ट यहाँ है। तो जब तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके हाथ और फिंगर तक पहुँचता है, वो सिग्नल बहुत वीक हो जाता है। तो वो जो वीक सिग्नल है, उससे आप सिर्फ एक तरह की अबनॉर्मैलिटी डिटेक्ट कर सकते हो, व्हिच इज़ एट्रियल फिब्रिलेशन। तो एप्पल वॉच और जो बाकी सारी तमाम ईसीजी वॉचेज़ हैं, या अलाइव कोर की डिवाइस है जो आप ऐसे पकड़ते हैं, इन सब डिवाइसेज़ में दे आर ओनली मेडिकली अप्रूव्ड to detect atrial fibrillation and nothing else. Now, atrial fibrillation is only one of the 20 different kinds of arrhythmias you can have. और हार्ट अटैक वगैरह वो डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं वो इस ईसीजी से। तो इसीलिए उसकी फंक्शनैलिटी बहुत लिमिटेड है, इन 3 कारणों के लिए। क्योंकि नंबर 1 सिग्नल बहुत वीक है, तो वो सिर्फ एट्रियल फिब्रिलेशन डिटेक्ट कर सकती है। बाकी ये जो मैं वेंटिकुलर टैकीकार्डिया वगैरह की बात कर रहा हूँ, वो डिटेक्ट कर ही नहीं सकती। नंबर 2, इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस, तो आप उसे एक्सरसाइज़ और स्लीप के दौरान नहीं पहन सकते। और बहुत सारे अरिथमियाज़ हैं, वो सिर्फ स्लीप में होते हैं या सिर्फ एक्सरसाइज़ में होते हैं, तो बाय डेफिनिशन आप उनको नहीं पकड़ सकते, राइट? और नंबर 3, आपको बिल्कुल स्टिल रहना पड़ेगा और आपको ऐसे उस पे हाथ लगाना पड़ेगा, तो इट रिक्वायर्स योर कॉन्शियस डिसीजन। आपको पहले पता होना चाहिए कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, तब जाके आप हाथ लगाओगे। आप रैंडमली तो ऐसे हाथ पकड़ के नहीं बैठोगे। तो इसीलिए जो हमारी डिवाइस है, या और होल्टर मॉनिटर्स वगैरह हैं, वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं, राइट? आवर डिवाइस इज़ मॉनिटरिंग योर ईसीजी 24/7। सर डिवाइस को पूरे टाइम पहनना पड़ेगा 24/7? नहा रहे हो तब भी पहनेंगे, कहीं जा रहे हो तब भी पहनेंगे, कुछ भी कर रहे हो तब भी पहनेंगे? देखिए, वैसे तो ये बहुत ही आसान है पहनने के लिए। देखिए, ये डिवाइस है, तो ये सिर्फ़ करीब आपके फिंगर के साइज़ की है, इसका वेट 20 ग्राम्स है। मैं एक्चुअली पहना हुआ हूँ। अब मैं तो पहना रहता हूँ, क्योंकि हम अलग-अलग फीचर्स रिलीज़ करते हैं, तो मैं उनको टेस्ट करता हूँ। मैं पहना हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा, मैं खुद भी भूल जाता हूँ कि मैं पहना हूँ। तो ये डिवाइस ऐसे स्ट्रैप पे क्लिप ऑन होती है, और फिर ये स्ट्रैप आप चेस्ट पे पहनते हैं, राइट? और ये एडजस्टेबल है, तो वैसे तो कंफर्टेबल है, आप पहन सकते हैं आसानी से। लेकिन मैं कहूँगा कि जो रीज़नेबली हेल्दी लोग हैं, उनको 24/7 पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अपने एक्सरसाइज़ के दौरान पहने, वो काफ़ी है। तो अगर आप मान लीजिए आप हफ़्ते में 3-4 बार एक्सरसाइज़ करते हैं। अगर आप एक्सरसाइज़ के 15 मिनट पहले इसको पहन लें, और एक्सरसाइज़ के दौरान पहने रखें, और एक्सरसाइज़ के 15 मिनट बाद तक पहने रखें, तो आपके हार्ट हेल्थ का काफ़ी अच्छा असेसमेंट हम लोग कर सकते हैं, और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में उसका काफ़ी अच्छा असेसमेंट मिल जाएगा। और रियलिटी ये है कि अगर आपको कोई कार्डियक इशू है, तो अ, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि वो एक्सरसाइज के दौरान अ, वो इशू बाहर आएगा। इट्स लाइक ड्राइविंग अ कार। अगर आपकी गाड़ी में कुछ स्क्रू लूज़ है, या कुछ इशू है, तो अगर वो खड़ी हुई है गैराज में, तब तो आपको पता नहीं नहीं चलेगा। पता चलेगा। आप 10-20 की स्पीड पे चला रहे हैं, तब भी शायद पता ना चले। लेकिन आप 70-80 की स्पीड पे चलाएँगे, तो वो इश्यू आपको पता चल जाएगा। उसकी आवाज़ आने लगेगी, उसके अलग-अलग पुर्जे हिलने लगेंगे। बॉडी के साथ भी यही है
कि अगर आप बैठे हुए हैं तो इशू सामने नहीं आएगा। और इसीलिए भी ईसीजी वॉचेस वगैरह 95% इश्यूज को नहीं डिटेक्ट कर पाते, क्योंकि आप अगर आराम से बैठे हो ऐसे हाथ लगा रहे हो तो हो सकता है वो इशू, मतलब हो सकता है क्या, बहुत हाई लाइक्लीहुड है कि वो इशू डिटेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और उस टाइम आपको मॉनिटर करा जा रहा है, देन यू कैन बी फेयरली कॉन्फिडेंट, आई वोंट से 100% कॉन्फिडेंट, बट यू कैन बी फेयरली कॉन्फिडेंट दैट इफ देयर इज एन इशू इट विल बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो जितने भी वियरेबल्स है, जैसे मान लो ये तो एक ऐसा आपने डिवाइस बना दिया, जित मैंने अभी तो बात करी थी 40 एज वाले लोग जो जिम में जाते हैं उनकी डेथ ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा है, एकदम से स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है, फिर हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये डिवाइस उनको सेव कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए हम चाहते हैं कि लोग कम से कम इसे एक्सरसाइज के दौरान यूज़ करें। हुँ। मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों को लगेगा यार इसको पूरे दिन पहनना पड़ेगा, एक और डिवाइस चार्ज करनी पड़ेगी। तो वो इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको कुछ डायग्नोस्ड इश्यू है, या कोई रिस्क फैक्टर है, या फैमिली हिस्ट्री है। उन लोगों के लिए आई वुड रिकमेंड कि वो 24/7 पहने। जो आम जनता है रीज़नेबली हेल्दी, वो सिर्फ़ एक्सरसाइज़ के दौरान पहने, दैट इज़ इनफ टू डिटेक्ट मोस्ट इश्यूज़ एंड दैट्स क्वाइट ईज़ी आल्सो। ज़्यादातर मतलब जो हार्ट अटैक आते हैं सर, वो स्ट्रेस की वजह से आते हैं, तो क्या कोई वेरिएबल डिवाइस स्ट्रेस को भी चेक कर सकता है कि आपको कितना स्ट्रेस लेवल है, उसकी वजह से हार्ट अटैक आएगा? तो कैसे करेगा मतलब? बिल्कुल। और अभिषेक भैया इसको कितना स्ट्रेस है कैसे बताएगा? विका पहनिए, मैं बताता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चेक करेंगे थोड़ी देर में। ज़रूर, ज़रूर। तो स्ट्रेस लेवल मेजर करने के लिए हम एक करेंगे पक्का? हाँ, हाँ, ज़रूर, बिल्कुल, बिल्कुल। हम एक हमारा इनफैक्ट एक स्ट्रेस मेजर भी है, व्हिच इज़ बेस्ड ऑन हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। तो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी मीन्स कि आपका हार्ट रेट कितना वेरी कर रहा है विथ योर ब्रीदिंग। तो दिस इज़ अ लिटिल काउंटर इंट्यूटिव, बट अगर आप हेल्दी हैं और रिलैक्स्ड हैं, आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, तो अगर आप डीप ब्रीदिंग करें, तो जब आप इनहेल करते हैं आपका हार्ट रेट ऊपर जाता है, और जब आप एक्सहेल करते हैं तो आपका हार्ट रेट नीचे जाता है। मतलब यू कैन इवन फील इट विदाउट अ वेरिएबल डिवाइस। आप अपनी नब्ज़ पकड़ें तो ये आपको महसूस होगा कि जब आप इनहेल कर रहे हैं, डीप ब्रेथ ले रहे हैं तो हार्ट रेट बढ़ता है, एक्सहेल करते हैं तो हार्ट रेट गिरता है। दिस इज़ समथिंग कॉल्ड रेस्पिरेटरी साइनस अरिथमिया एंड इट इज़ नॉर्मल, मतलब इट इज़ सपोज्ड टू हैपन। तो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि वो मेजर कि आपका हार्ट रेट कितना चेंज हो रहा है इन 1 मिनट और ड्यूरिंग वन ब्रीदिंग साइकिल, राइट? अगर आपका नॉर्मली जैसे मेरा रेस्टिंग हार्ट रेट इज़ अराउंड 60-62, राइट? तो जब मैं इनहेल करता हूँ माय हार्ट रेट गोज़ अप टू 70-72, जब मैं एक्सहेल करता हूँ इट गोज़ डाउन टू 56-57। तो ऑलमोस्ट 10% अप एंड डाउन होता है हार्ट रेट, काफ़ी चेंज होता है इवन ड्यूरिंग वन ब्रेथ। बट अगर मैं स्ट्रेस्ड हूँ, तब मेरा हार्ट रेट चेंज नहीं होगा, राइट? तो दिस इज़ वेल नोन कि व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड तो आपका जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो ये जो आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी है वो कम हो जाती है। आपका हार्ट रेट फिक्स हो जाता है, थोड़ा-सा बढ़ भी जाता है। जैसे अगर मेरा रेस्टिंग हार्ट रेट 62 है तो वो शायद 70 हो जाएगा जब मैं स्ट्रेस्ड हूँगा, और फिर वो 71-72 बहुत नैरो रेंज में रहेगा, राइट? उसका मतलब है कि आप स्ट्रेस्ड हो। वो कई सारी डिवाइसेज़ इसी चीज़ को मेज़र करती हैं, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को। लेकिन अगेन इसमें क्या है कि आप देखेंगे कि कई सारे रिस्ट वॉचेज़ और रिंग्स वगैरह बोलते हैं कि वी मेजर हार्ट रेट वेरिएबिलिटी एंड वी कैन मेजर स्ट्रेस, और कुछ हद तक वो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगेन वहाँ पे इशू ये होता है कि जो ऑप्टिकल सिग्नल है, इट इज़ अ वेरी स्मूथ कर्व, एंड उसमें हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को मेजर जब आप करते हैं तो काफ़ी एरर आ सकता है। इट कैन बी प्लस माइनस 10 मिलीसेकंड्स व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेजर द पीक ऑफ दोज़ कर्व्स। विथ ईसीजी बिकॉज़ इट्स एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो आपका पीक होता है दैट्स अ वेरी शार्प पीक। आई विल शो यू एन एग्जांपल। और हम उसको मेजर कर रहे हैं एट अ रेट ऑफ 500 हर्ट्ज, मीनिंग एवरी 2 मिलीसेकंड्स। तो हमारा एरर इज विद इन प्लस माइनस 2 मिलीसेकंड्स। तो इट्स अ मच मोर एक्यूरेट वे ऑफ मेजरिंग हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। ऑल्दो देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स टू मेजर हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, ईसीजी इज मच मोर एक्यूरेट। एंड द वे स्ट्रेस इज मेजर्ड इज कि आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी वैल्यू क्या है, उससे आपको पता चलता है कि ये आदमी कितना स्ट्रेस्ड है। चलो ये तो अपन प्रैक्टिकल कर लेंगे, तो आप ऐसी चीज़ बताओ कि लाइफ़स्टाइल मिस्टेक्स क्या करते हैं लोग जिससे हार्ट डिसीज़ बढ़ जाता है? ये तो अपन प्रैक्टिकल अभी चेक करेंगे, बट जो डे टू डे कर रहे हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा है, हार्ट अटैक बढ़ रहा है, वो क्या मिस्टेक्स है? देखिए, सबसे हार्ट डिज़ीज़ के लिए 2 सबसे अहम चीज़ें तो हैं एक्सरसाइज़ नंबर 1, जो कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं,
जो लोग नहीं कर रहे, जो करनी चाहिए पर लोग नहीं कर रहे। सबसे सबसे अहम तो मैं बोलूँगा कि है एक्सरसाइज़, सबसे अहम मुद्दा। दूसरी चीज़ है न्यूट्रिशन, डाइट, राइट? तीसरी चीज़ है लाइफ़स्टाइल स्ट्रेस। मतलब आई थिंक ये न्यूज़पेपर्स और ऑनलाइन न्यूज़ वगैरह में हम स्ट्रेस की बहुत बात करते हैं, लेकिन भई आप अगर एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे और दिन भर मिठाई खा रहे हैं तो stress is not the main cause, right? This is, I would say, the third cause. But of course, it's very important. And stress, I'm sure, is increasing because there are more and more reasons for people to get stressed. अब सोशल मीडिया आ गया तो अब लोगों को अपनी लाइक्स की पड़ी हुई है कि लाइक मिला कि नहीं मिला। ऐसे फैक्टर्स नहीं थे 20 साल पहले। 20 साल पहले लोगों को परवाह नहीं थी कि लाइक्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो इस तरह 5 साल पहले ही नहीं थी सर, मतलब 20 साल तो चलो बहुत दूर की बात है। तो जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, नए-नए सोर्सेज़ ऑफ स्ट्रेस तो आ रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि पहले स्ट्रेस नहीं था, पहले भी अलग तरह का स्ट्रेस था कि अरे! जिन लोगों के पास इनकम नहीं है, जिनका घर नहीं चल पा रहा या जो लोग पॉवर्टी से त्रस्त हैं, ऑब्वियसली उनको तो अलग लेवल का स्ट्रेस है, राइट? जो जिस तरह के स्ट्रेस फैक्टर्स की हम बात करते हैं, वो तो सिर्फ़ टॉप 10% को अप्लाई होते हैं। बाकी 90% तो अपना घर चलाने के स्ट्रेस में अ, बिज़ी हैं और वो तो और भी बुरा था। अगर आप इंडिया को देखें, इंडिया का इनकम लेवल तो पिछले 10-20 साल में काफ़ी बढ़ा है। तो स्ट्रेस फैक्टर्स पहले भी थे, मुझे ऐसा लगता है। पर अब हम उनकी बात ज़्यादा करते हैं और अब अलग-अलग सोर्सेज़ ऑफ स्ट्रेस आ गए हैं। ये सब सच है। लेकिन मैं कहूँगा अगर आप अपना एक्सरसाइज़ और न्यूट्रिशन मैनेज कर सकते हैं, अब भाई अगर किसी के पास जॉब नहीं है और जैसे कई लोग मुझे भी कभी-कभी कहते हैं, "इतना स्ट्रेस मत लो।" अरे भाई अगर कंपनी चलानी है, अगर लोगों को तनख्वाह देनी है, तो स्ट्रेस तो लेना पड़ेगा ना। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है स्ट्रेस मत लो। अरे काम जिसको करना है उसको स्ट्रेस तो होगा। अच्छा, मेन को ज़्यादा स्ट्रेस होता है, वुमन को ज़्यादा स्ट्रेस होता है? आज हम मतलब मैं और मेरी वाइफ ये डिस्कस कर रहे थे सुबह-सुबह मॉर्निंग में कि वुमन को फाइनेंशियल स्ट्रेस थोड़ा कम होता है, दूसरे अदर स्ट्रेस ज़्यादा होते हैं। मेन को फाइनेंशियल स्ट्रेस ज़्यादा होता है और अदर स्ट्रेस कम होते हैं। क्या लगता है ये हम सही टॉपिक पे बात कर रहे थे, सही है या गलत है? ये तो आप बेहतर जानते हैं पर नहीं देखिए इस पे तो काफ़ी स्टडी करनी पड़ेगी। मैंने इसके बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है। मुझे लगता है कि दोनों को अलग-अलग सोर्सेज़ ऑफ स्ट्रेस होते हैं और हर फैमिली में अलग फैक्टर्स होंगे। अब अगर वुमन को और ऐसा भी नहीं है, अब तो ज़्यादातर ड्यूअल इनकम हाउसहोल्ड्स हैं या कई जगह वुमन काम कर रही है, मैन नहीं काम कर रहा। आई थिंक दुनिया अब काफ़ी बदल चुकी है, तो हर इंडिविजुअल केस को देखना पड़ेगा कि किसको ज़्यादा स्ट्रेस है। बट मेन चीज़ मैं एक चीज़ कहूँगा जो मुझे पर्सनली लगता है, कि देखिए स्ट्रेस के ज़्यादातर फैक्टर्स आपके कंट्रोल के बाहर होते हैं, राइट? ऐसा लोग बोलते हैं कि यार स्ट्रेस कम लो, ये मत करो, लेकिन अगर आप उसको एक्चुअली एनालाइज़ करें, अगर आपकी जॉब नहीं है, आपकी इनकम कम है, आपके खर्चे ज़्यादा हैं या आपकी फैमिली में कोई बीमार पड़ गया, तो ये सारे फैक्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं है और इन सब चीज़ों से आपको स्ट्रेस तो होगा। मेन चीज़ है आप इस स्ट्रेस को मैनेज कैसे करोगे, राइट? तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट मेरे लिए पर्सनली एक्सरसाइज इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव वे ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस। चाहे दिन में जो हो जाए, अगर मैं शाम को 1 घंटा टेनिस खेल लूँ या रन के लिए चला जाऊँ, तो मेरा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। मुझे अच्छे से नींद आती है और मैं ऐसा मानता हूँ कि 80-90% पीपल के लिए दिस विल होल्ड ट्रू दैट एक्सरसाइज इज अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस। यू कांट कंट्रोल कि आपको किस किस चीज़ से स्ट्रेस हो रहा है। अब इतनी सारी कंपनीज आजकल ले ऑफ्स कर रही हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो अपने जॉब से ले ऑफ हो गए, उनकी कोई गलती नहीं थी, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे बट कंपनी को अपना कॉस्ट रिड्यूस करने थे तो ले ऑफ हो गए। अब उनको स्ट्रेस तो होगा, जाहिर सी बात है कि स्ट्रेस होगा। तो अब उस स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें, राइट? एंड अनफॉर्चुनेटली कई लोगों का क्या होता है, जब उनको स्ट्रेस होता है वो ज़्यादा खाने लगते हैं, स्नैक करने लगते हैं या उनको लगता है कि अरे मैं इतनी परेशानी में हूँ, लेट मी ईट अ डिज़र्ट और समथिंग, व्हिच इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग। बट आई थिंक वी हैव टू फोकस मोर ऑन हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, दैट कैन यू डू एक्सरसाइज, कैन यू डू मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़, आई वुड से, परहैप्स एन इवन बेटर वे ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस। मैं खुद ज़्यादा नहीं कर पाता लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है, सुना है, करना चाहिए। ये तरीके हैं ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस व्हिच कैन हैव अ ह्यूज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ एंड हेल्थ। आई डोंट थिंक यू कैन रियली कंट्रोल द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। उस डायरेक्शन में हम भागेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि 90% जो कॉजेज हैं वो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है सर डन, एक बार अब इस डिवाइस का डेमो लेते हैं, अभिषेक व्यास का स्ट्रेस नापते हैं कि
कंपनी चलाने का क्या स्ट्रेस है। करेगा नहीं दिन, चलो लाओ, मानव सर चेक करें कि आपको पॉडकास्ट में कितना स्ट्रेस है ज़रूर, ज़रूर। लाइव अभी। तो अभी मैंने डिवाइस पहनी हुई है और देखिए जब मैंने पिछली बार मेजर करा था तो मेरा स्ट्रेस लेवल 15% दिखा रहा था। अब मैं आपकी पॉडकास्ट पे हूँ तो 20% पे पहुँच गया। थोड़ा तो आपने स्ट्रेस कर दिया मुझे। तो कैसे दिखेगा, यहाँ कैसे दिखेगा मतलब? हाँ, नहीं अभी ये मेरे ऐप पे दिखेगा, फिर अब मैं जब ये रिकॉर्डिंग एंड करूँगा, तब ये ऑनलाइन डैशबोर्ड पे आ जाएगा। तो स्ट्रेस लेवल कैसे बताया कि 100% कैसे बताया आपने कि 100% से 15% कैसे कैलकुलेट किया? अभी 30% हो गया, थोड़ा और बढ़ गया। तो सवाल ज़्यादा आ जाएंगे मेरे। 31% हो गया। नहीं, तो देखिए इसमें हम क्या मेजर कर रहे हैं, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। अभी हार्ट रेट मेरा फ्लक्चुएट कर रहा है 85, 91, 93 क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी है 45 मिलीसेकंड्स। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इज़ द वेरिएशन इन द हार्ट रेट बिकॉज़ ऑफ ब्रीथिंग। तो अगर आप फुल्ली रिलैक्स हैं, द हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कैन बी 80, 90 इवन अबव 100, राइट? अगर आप थोड़ा स्ट्रेस्ड हैं तो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी गिर जाती है और उसी से हमारा एक एल्गोरिदम है व्हिच इज़ कैलकुलेटिंग योर स्ट्रेस लेवल। तो वो अभी 36 दिखा रहा है। तो अभी आपको 36% अगर स्ट्रेस हो गया मान लो, तो जितने भी कोचेज़ हैं, तो जो बड़े-बड़े मतलब स्टेज पे परफ़ॉर्म करते हैं, उनको तो टेंशन हो जाता होगा ना कि इतने सारे लोगों के सामने बात करनी है, हार्ट रेट बढ़ जाता होगा, गिर जाता होगा, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता होगा। तो क्या ये डिवाइस उन लोगों को हेल्प करता है? उनको मेज़र करने में हेल्प करेगा, पर देखिए जैसा मैं कह रहा था कि कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं, जब आपको थोड़ा स्ट्रेस तो होगा, वो अनअवॉइडेबल है और उसमें ऐसी कोई अ, डरने की बात नहीं है। अगर आप स्टेज पे बोल रहे हैं, आप तो बहुत फ्रीक्वेंटली ये पॉडकास्ट करते हैं और आप तो क्राउड्स के सामने में कई बार बोलते हैं, तो आपको उन सिचुएशंस में थोड़ा स्ट्रेस होगा। लेकिन वो कोई ऐसा इट्स नॉट एनीथिंग टू वरी अबाउट, बट ऑन अ डे टू डे बेसिस हम ये रेकमेंड करते हैं कि सुबह जब आप सुबह उठते हैं, तब आप 5 मिनट के लिए ये डिवाइस पहनिए और एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, जिससे कि आपको ये सारे मैट्रिक्स मिलेंगे। आपका एवरेज हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, स्ट्रेस लेवल और हम एक और मैट्रिक प्रोवाइड करते हैं व्हिच इज़ द रेडीनेस स्कोर, व्हिच टेल्स यू कि आज आप कितना अपने आप को एक्सर्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, उसी साइक्लिस्ट का जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था, जिसको सडन फटीग हुआ व्हाइल ही वाज साइक्लिंग, राइट? तो अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करें, तो पहली बात तो हम उसका टोटल ट्रेनिंग लोड कैलकुलेट करेंगे, टोटल कैलोरीज़ बर्न्ड, अगेन एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम हार्ट रेट, राइट? एंड द डिवाइस रिकॉर्ड्स द ईसीजी थ्रूआउट द एक्टिविटी। तो ये एक एग्जांपल है जहाँ पे हमारे एआई एल्गोरिदम्स ने ऑलरेडी डिटेक्ट करा था दैट व्हेन दिस पर्सन गोज अबव अ हार्ट रेट ऑफ 160 दे हैव अ रिस्क ऑफ गोइंग इनटू अरिथमियाज। ये हमारे एआई एल्गोरिदम ने इसका जो पिछले 6 महीने का डेटा है उसको एनालाइज करके ऑलरेडी ये इनसाइट यूजर को दे दी थी। तो हमने यूजर को बोला था कि आप वाइब्रेशन अलर्ट सेट करिए, बिकॉज इस डिवाइस पे यू कैन ऑल्सो सेट वाइब्रेशन अलर्ट्स दैट इफ आई एम गोइंग अबव अ हार्ट रेट ऑफ 170 प्लीज गिव मी अ डबल वाइब्रेशन, और इफ आई एम गोइंग बिलो अ हार्ट रेट ऑफ 50 गिव मी अ सिंगल वाइब्रेशन। इस तरह से आप अलर्ट सेट कर सकते हैं। तो इन्होंने अपना अलर्ट सेट करा हुआ था फॉर 160 कि 160 के ऊपर जाएं तो इनकी जो डिवाइस है वो वाइब्रेट करेगी। तो ये जो रेड लाइंस आपको दिख रही हैं, these are the points where he crossed a heart rate of 160 and the device gave him a vibration alert। तो पहली 2 बार तो जब उनको ये वाइब्रेशन अलर्ट आया, उन्होंने अपना स्पीड थोड़ी कम करी और वापस हार्ट रेट 160 के नीचे ले आए। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बाद में बताया कि वो अपहिल साइकिल कर रहे थे और इसलिए वो बार-बार उनको अलर्ट आता रहा, पर वो इग्नोर करते गए और फिर इस पॉइंट पे सडनली आप देखेंगे कि यहाँ तक उनका ईसीजी नॉर्मल है, राइट? अब मैं कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि हम इतने ईसीजीज़ देख चुके हैं और मैं इसके बारे में पढ़ चुका हूँ, तो ये जो दिस इज़ द शेप ऑफ अ नॉर्मल ईसीजी, राइट?
जहाँ पे आपको ये शार्प पीक दिख रही है और उसकी इसको हम आर पीक कहते हैं। इसके बाद ये टी वेव आती है। तो दिस इज़ अ रिलेटिवली नॉर्मल ईसीजी। नाउ suddenly at this 1:37 p.m. his time, he suddenly went into this wide complex tachycardia, जहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो गैप है पीक के बाद, ये सडनली एक गैप आ गया है। तो पहले नहीं था, बड़ा गैप आ गया है, ये वाला, राइट? ये बड़ा सा गैप आ गया है और फिर नीचे भी जो पहले शार्प कर्व थी, जो शार्प पीक थी ऐसी, उसकी पूरी शेप बदल गई है यहाँ पे, राइट? और ये मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि अब ऐसा हो सकता था कि ये जना इस जने का ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल होता और इसका हार्ट रेट 195 तक चला जाता। ऐसा हो सकता है, बहुत लोगों के लिए होता है, उसमें कोई डरने की बात नहीं। लेकिन वो अगर अगर उसका सिर्फ हार्ट रेट मेजर कर रहे होते, तो हम ये नहीं बता पाते कि उसका ईसीजी एक्चुअली अब नॉर्मल हो गया है, कि यहाँ पे ही इज़ गॉन इनटू वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, which is life threatening. If he stays in this rhythm, this abnormal rhythm for more than 2 minutes, he can faint and he can have a fatality. He can die, right? Luckily for him, ये सिर्फ करीब 30-40 सेकंड के लिए इस रिदम में थे। उनको बहुत अनईजीनेस फील हुई, वो रुके, उन्होंने थोड़ा पानी पिया, उसके बाद वो थोड़ा आराम आराम से घर चले गए। पर क्योंकि ये रिकॉर्डिंग थी, effectively the device functioned like a CCTV camera for his heart, right? It recorded the event and then he went and showed it to his cardiologist. So his cardiologist after that did what is called a EP study, मतलब जहाँ वो वायर के साथ देखते हैं कि कोई abnormality है नहीं, and he found that this person has ventricular tachycardia और उन्होंने उसी टाइम पे वो अब्लेशन प्रोसीजर कर दिया और अब ये ठीक है, राइट? वाओ! ऐसी कम से कम हमारे पास 150 स्टोरीज हैं of people who were able to detect life threatening arrhythmias and got treatment for it. बट देखिए बहुत सारी ऐसे, जैसे इनको ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है। अब आयरॉनिकली क्या होता है कि एक्सरसाइज भी ऐसा नहीं है कि मोर इज ऑलवेज बेटर। एक उसका भी एक्सरसाइज का भी एक ऐसा कर्व है, लाइक अ इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व, कि अप टिल अ सर्टेन पॉइंट इट इज गुड फॉर यू, बट बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट इट स्टार्ट्स डैमेजिंग योर हार्ट ऑल्सो। तो कई जो मैराथन रनर्स होते हैं या एक्सट्रीम एथलीट्स होते हैं, उनके हार्ट्स जो हैं वो, उनकी शेप बदल जाती है, उनकी वॉल थिकन हो जाती है, या कई एरियाज़ में उनका स्कार टिश्यू डेवलप हो जाता है, क्योंकि वो इतने साल अपने आप को इतना ज़्यादा हार्ड ट्रेन करते रहे हैं कि उनके हार्ट पे बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ा है बहुत सालों के लिए। तो उनका स्कार टिश्यू डेवलप हो जाता है या वॉल थिकन हो जाती है, विच इंट्रोड्यूसेस दीज काइंड्स ऑफ रिदम abnormalities, राइट? तो अ, मतलब there is something such as too much of a good thing, right? Exercise is also not good for you in limitless amounts. So there is a certain optimal amount, and even if you, जो आपका सवाल था कि अगर आप, even if you have deep sleep, it doesn't mean that this will necessarily be prevented. In modern medicine, the reason कि uh, lifespans have gone from 40-45 years to 80 years in a very short span of time is because of modern medicine primarily, right? Today we have so many ways of detecting abnormalities and treating them, right? तो मैं ऐसा कहूँगा कि you have to have a balance. You have to focus on the lifestyle factors, good sleep, exercise, good food, but also, most importantly, if you feel anything abnormal, you should go to a doctor. You should get things checked as soon as possible. And you should leverage everything that modern medicine and technology provides. कि अगर आपके पास डिवाइस है जिसको आप घर बैठे आप ईसीजी डिटेक्ट कर सकते हो, या आपके पास और डिवाइसेस हैं जैसे आप ब्लड ग्लूकोज डिटेक्ट कर सकते हो, दीज आर टूल्स विच कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्पिंग यू लिव अ लॉन्गर एंड हेल्थियर लाइफ। तो बट यू नीड बोथ, यू नीड गुड लाइफ स्टाइल हैबिट्स and make use of everything that modern medicine provides, which is diagnostics and treatment. If the doctor tells you to have statins or to have uh, X or Y medication, I think there is a lot of controversy around certain drugs कि आपको ये लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। कुछ मैं भी थोड़ा स्केप्टिकल हूँ। अब जैसे इतने सारे लोग ये मोनजारो और ये जो जीएलपी ड्रग्स फॉर वेट लॉस, इतने सारे लोग ले रहे हैं, राइट? मुझे लगता है कि
ये इतनी नई चीज़ है कि अभी हमें इसके सारे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मालूम। तो मैं पर्सनली ऐसी चीज़ नहीं लूँगा अनलेस इट इज़ अनअवॉइडेबल, राइट? आई थिंक कि वेट लॉस के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर मेनी नेचुरल थिंग्स दैट यू कैन डू लाइक एक्सरसाइज, गुड डाइट एटसेट्रा। पहले आप वो करिए। अगर वो ना काम करे देन मे बी दिस इज़ एन ऑप्शन। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन द इश्यू ऑफ जीएलपी ड्रग्स, बट आई एम सेइंग कि I don't recommend that you take any drug blindly, trust things blindly, but with measured thing. And today with chat GPT etc. आप आसानी से खुद रिसर्च कर सकते हैं कि किस ड्रग के बारे में कितनी एविडेंस है, कितनी एविडेंस है उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स की और कितनी एविडेंस है उसके साइड इफेक्ट्स की। तो आप खुद उसको स्टडी करके एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये ड्रग डॉक्टर ने रेकमेंड करी है, उसके लिए सफिशिएंट एविडेंस है, तो आप ज़रूर लीजिए। क्योंकि ये जो मॉडर्न मेडिसिन्स हैं, चाहे वो स्टैटिन्स हों या ब्लड प्रेशर मेडिकेशन हो, ये डॉक्टर्स बहुत सोच समझ के रेकमेंड कर रहे हैं और ये आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। तो आप ये चीज़ें भी लीजिए और अपना लाइफ़स्टाइल भी इम्प्रूव करिए। सब एक साथ करना पड़े। एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता था कि हमारा ये एक रिमोट मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है, जिससे कि कोई भी अगर अपनी ये डिवाइस घर पे यूज़ कर रहा है या कहीं पे भी यूज़ कर रहा है, तो अगर आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं, तो हॉस्पिटल जो है, वो इस तरह के डैशबोर्ड पे अपने सारे पेशेंट्स को मॉनिटर कर सकता है। हर 20 सेकंड में उनका ब्रीदिंग रेट, हार्ट स्ट्रेन और तमाम मेट्रिक्स अपडेट होते हैं इस डैशबोर्ड पे। एंड द सेम डैशबोर्ड कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर एन इवेंट लाइक अ मैराथन or a cycling race where speaking to the organizers of the New York Marathon next year to use this dashboard where everyone who's actually running the marathon you can see their metrics and their location getting updated every 20 seconds. And in addition to this, we also have this live ECG dashboard which allows you to do a teleconsultation with your doctor. मान लीजिए आपको थोड़ा चेस्ट पेन हो रहा है और आप डॉक्टर को अपना ईसीजी लाइव दिखाना चाहते हैं, तो मेरी तरह आप डिवाइस पहन सकते हैं। मैंने अभी डिवाइस पहनी और अपने मोबाइल ऐप को कनेक्ट करा और उस पे ये मेरा लाइव ईसीजी स्ट्रीम हो रहा है ब्लूटूथ से और यहाँ से ये क्लाउड में जा रहा है और वहाँ पे डॉक्टर देख सकता है। तो ये जो डैशबोर्ड है, ये अभी यूज़ हो रहा है बाय अ लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स टू प्रोवाइड एट होम कार्डियक रिहेबिलिटेशन। कि अगर आपका कोई कार्डियक प्रोसीजर हुआ है, एंजियोप्लास्टी या बाईपास, उसके बाद डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप 3 महीने तक एक एक्सरसाइज प्रोग्राम करिए और उसमें हफ्ते में 3 बार आपको एक्सरसाइज करनी है। तो जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप ये डिवाइस पहनते हैं और डॉक्टर आपका लाइव ईसीजी देखता है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप उनके सामने वीडियो कॉल पे ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज कर रहे हैं घर पे, तो वो आपको मॉनिटर कर सकते हैं लाइव और अगर कुछ होता है वो ऑब्वियसली इंटरवीन कर सकते हैं। तो ये भी फीचर्स हमारी डिवाइस और प्लेटफॉर्म में मौजूद। मतलब ये तो बोला अगर कोई घर जाके किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो वो भी बच जाएगा, कि मान लो अगर कोई ऐसा इवेंट ट्रिगर होने वाला है तो उसको बचाया जा सकता है। बिल्कुल, उसको बचाया जा सकता वाओ सर! गज़ब का डिवाइस बनाया आपने, 9 साल हो गए आपको करते-करते। आई थिंक आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचती जाए। मैं तो चाहता हूँ ऐसे ही पॉडकास्ट करते रहिए ताकि एक रील भी हज़ारों लोगों तक पहुँचे तो क्या पता किसी की जान बच जाए। बहुत सारी चीज़ हो सकती है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन दिस शो। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके एंड ग्रेट डिवाइस। है। थैंक यू।